आज हम बात करेंगे अर्बनाइजेशंस पे, नगरीकरण पे। अभी इससे पहले हम जब बात कर रहे थे नगरीय समाजशास्त्र के उद्भव पे बात कर रहे थे इससे पहले लेक्चर में। आज नगरीकरण की प्रक्रिया पे बात करते हैं। जब अर्बन सोशलॉजी की बात आती है तो ऐसी स्थिति में नगरों के अध्ययन से संबंधित दृष्टिकोण आता है, और भारत में ही नहीं विश्व के स्तर पर नगरों के अध्ययन की आवश्यकता इसीलिए भी महसूस हुई कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप तेज़ी से नगरीकरण हुआ है, और नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही नगरों के आकार में वृद्धि हुई, नगरों की संख्या में वृद्धि हुई, और ये विश्व स्तर पर विकसित देशों में तो हुआ ही, लेकिन अन्य स्तरों पर अन्य देशों में भी हुआ। विशेष रूप से अगर हम भारत की बात करते हैं तो पिछले 20-25 सालों में जितना तेज़ी से नगरीकरण भारत में हुआ, उसकी तुलना में भारत में जो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ था वो चीज़ हमको 15-20 सालों में दिखाई पड़ी। यानी आज हम 35% से अधिक भारत में शहरी कहे जा सकते हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि नगरीकरण आमतौर से ये सहमति है कि नगरीकरण एक तरह की जटिल सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसका वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक क्रांति से निकट का संबंध होता है, और यह आर्थिक विकास, जनसांख्यिकी प्रकृति को प्रभावित करने वाली समाज के जीवन के सभी पहलुओं पर इसका वर्धमान प्रभाव होता है, मतलब लगातार प्रभाव पड़ता है। अर्थात एक तरह से देखा जाए कि जो औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, उस क्रांति के फलस्वरूप ही औद्योगिकरण हुआ, और वहीं तभी उसी के बाद ही नगरीकरण दिखाई पड़ा। और विशेष रूप से जब नगरीकरण की बात करते हैं तो उसमें आर्थिक पक्ष भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पुराने ज़माने में हम देखते थे कि लोग गांव से शहर की तरफ जाते थे अपना सामान बेचने के लिए, यानी आर्थिक गतिविधि के लिए। कुछ लोग पढ़ने लिखने के लिए भी जाते थे, कुछ लोग जॉब करने के लिए भी जाते थे। मतलब मेन मकसद आंतरिक और वह, या कहा जाए मेन मकसद मुख्य रूप से आर्थिक ही दिखाई पड़ता था, या कहा जाए इम्प्रूवमेंट का दृष्टिकोण था। यूएस पियोवारो ने नगरीकरण की अवधारणा को दो हिस्सों में बांटा है। एक तरह से संकुचित अर्थ जब हम बात करते हैं तो संकुचित अर्थ में नगरीकरण नगरीय विकास तथा समाज के जीवन में कस्बों नगर का बढ़ता हुआ महत्व, यानी जो संकुचित अर्थ इनके अनुसार कहलाता है, जो अर्बन डेवलपमेंट है और सोसाइटी का जो जीवन है उसमें कस्बों या नगरों का जो बढ़ता हुआ महत्व है वो लगातार नगरीकरण की तरफ दिखता है। इसीलिए लोग नगरों की तरफ जाते रहे हैं, उनका महत्व बढ़ता चला गया। और व्यापक अर्थों में नगरीकरण के अनेक पक्ष, सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाएं इस तरफ कहलाती हैं, जिन गतिविधियों को करने के लिए लोग नगरों की तरफ जाते थे, शहरों की तरफ जाते थे, कस्बों की तरफ जाते थे। तो नगरीकरण की समस्या का समाधान केवल इस दृष्टिकोण से, इस परिभाषा से ही नहीं होता, बल्कि आगे चल के कुछ अनेक अर्बन सोशलॉजिस्ट ने भी इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। B.S. कोरियू ने नगरीकरण का प्रयोग प्रथम उपागम के लिए किया है। एक प्रथम उपागम है जिसमें विशेष रूप से कस्बों, बड़े और बहुत ही बड़े से नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, देश में विश्व की आबादी में नगरों की आबादी के हिस्से में वृद्धि हुई। मतलब पिछले 100 सालों की अगर हम बात करें तो 100 सालों में विश्व के स्थानों पर नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हमारे 1914 के आसपास केवल एक ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ था, यानी कलकत्ता, जो आजकल कोलकाता है। 1880 से 1960 के बीच विश्व की कुल आबादी का 3% से बढ़कर 33%, मतलब हम ये देखते हैं 1880 से 1960 के बीच, यानी 70-80 सालों में 3% से 33% जनसंख्या हो गई नगरों की। जबकि बड़े नगरों में 1.7% से बढ़कर 20% हो गई। जो बहुत बड़े नगर जिनकी पॉपुलेशन 50-50 लाख तक दिखाई पड़ती है, उसकी संख्या में वृद्धि तो हुई, हालांकि उतनी वृद्धि नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए 1.7 से 20% हो गया। इस समय विश्व की आधी से अधिक आबादी नगरी है, विश्व के स्तर पर आधी आबादी नगरी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं भारत
उस मामले में थोड़ा सा पिछड़ा है। विश्व स्तर पर हम देखते हैं कि हमारे जो विकसित देश हैं, विकसित देश के अलावा भी दूसरे देश हैं, उनमें नगरीकरण ज़्यादा हुआ है। नगरीकरण का स्तर धीमा रहा है, किंतु नगरीय क्रियाकलाप होता रहा है बहुत तेज़ी से, जो नगरीय आबादी की वृद्धि का साक्षी है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया संसार के प्रत्येक स्थानों पर, प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में होती रही है, कहीं पर धीमी, कहीं पर तेज़, लेकिन विश्व स्तर पर आज हम 50% के हिसाब से शहरी दिखाई पड़ते हैं। नगरीकरण के बारे में बर्जल साहब ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उनका कहना है ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए। मतलब गांव का नगरों में बदलना, यानी उनका कहना था कि गांव से जैसे जैसे नगर में चेंजेस होता है, तो उस चेंजेस होने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया का गांव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब इससे वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव सा दिखाई पड़ता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या घटती है, ठीक उसी अनुपात में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी हम देखते हैं किसी शहर के पास जो आसपास गांव हैं, वो लगातार वहाँ से गांव से शहरों की तरफ पलायन होता है। ऐसी स्थिति में गांव की जो जनसंख्या है, जो पहले ज़्यादा होती थी, वो धीरे धीरे घटने लगती है। दूसरी तरफ वो जनसंख्या आसपास के शहरों में, आसपास के नगरों में, महानगरों में तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इस पूरे प्रोसेस को नगरीकरण कहा जा सकता है बर्जल साहब। दूसरी तरफ यहाँ पर एक दृष्टिकोण ये भी है बर्जल साहब का कि नगरीकरण एक प्रक्रिया के रूप में और नगरवाद एक देश या परिस्थितियों के पुंज के रूप में हम समझ सकते हैं। मतलब इस आधार पर हम अर्बनिज़म और अर्बनाइजेशन में अंतर कर सकते हैं कि जिस तरह से हम कह सकते हैं नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों का गांव से शहर की तरफ जाना, जबकि नगरवाद एक देश या परिस्थितियों का पुंज के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी तरह से एंडरसन व स्वरन का जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है अर्बन सोशलॉजी किताब में कि नगरीकरण से प्रायः नगरीय विकास का अर्थ लगाया जा सकता है। मतलब अर्बनाइजेशन से हम नगरीय डेवलपमेंट को इंगित कर सकते हैं। इस रूप में नगरीकरण का जो मीनिंग है, अर्थ है, व्यक्तियों का ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों से गैर कृषि क्षेत्रों में जाकर बसना है। मतलब कहने का इनका है कि लोग नौकरी की तलाश में या किसी अन्य कारण से व्यापार के लिए जब गांव से औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए पास में कोई फैक्ट्री खुली, उस फैक्ट्री में गांव के सब लोग चले गए, इसलिए जॉब करने के लिए, श्रम करने के लिए, और लगातार रोज़ जाते रहे, धीरे धीरे वो वहीं जाके बसने लगे, तो गांव की जनसंख्या में कमी आ गई। इसी तरह से कुछ लोग का कृषि कार्य छोड़ के वो गैर कृषि क्षेत्रों में चले गए, जहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता, यानी शहर। तो इस पूरी प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जा सकता है एंडरसन के हिसाब से। इसके साथ ही साथ घुरिये साहब, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, घुरिये साहब को हम कह सकते हैं कि घुरिये साहब एक ऐसे समाजशास्त्री जिनको प्रथम भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर होने का एक तरह से प्रोफेसर कहा जा सकता है, जिन्होंने बहुत अधिक काम किया है समाजशास्त्र के क्षेत्र में, क्योंकि बम्बई विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्बन सोशलॉजी पे भी काम किया है। उनका कहना था कि नगरीकरण का तात्पर्य गांव से लोगों का शहरों में आना है तथा उनके आने से शहर में आने वालों, उनके परिवारों, उनके साथियों पर पड़ने वाले प्रभावों से है। मतलब जब आदमी एक गांव के एरिया से शहर में जाएगा तो वहाँ के समाज पे प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के परिवारों पे प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवारों पे प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के उनके दोस्तों साथियों पे प्रभाव पड़ेगा। तो अतः नगरीकरण का यह एक प्रक्रिया है। मतलब नगरीकरण की प्रक्रिया में ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती है, जिसमें गांव से शहर में आने पर लोगों के जो मूल्य हैं, दृष्टिकोण है, वह जीवन पद्धति, उनमें परिवर्तन आता है। गांव में उनके मूल्य कुछ और रहते हैं, लेकिन शहर में आकर उनके मूल्य बदल जाते हैं। शहरी माहौल के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं। इसी तरह नगरीकरण चक्रीय रूप में कार्य करता है, ऐसा के.एल. शर्मा जी कहते हैं इंडियन सोसाइटी में। नगरवाद एक जीवन शैली है, जबकि नगरीकरण परिवर्तन का एक प्रक्रिया है।
मतलब जब हम नगरवाद की बात करते हैं तो वो एक जीवन शैली है, जबकि नगरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब इसके कारक कौन कौन से हो सकते हैं? इन कारकों में हम कह सकते हैं जैसे आर्थिक कारक, मतलब एक तरह से आर्थिक कारक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण नगरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसमें आर्थिक भी हो सकते हैं गतिविधि, विशेष रूप से जब हम आर्थिक कारक की बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक गतिविधि होती हैं, व्यापार होता है, तरह तरह के अन्य ऐसी एक्टिविटी जो आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई होती हैं वो नगरीकरण के बढ़ाने में मदद करती हैं या नगरीकरण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कही जा सकती है। इसके अलावा शहरों में उच्च रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं रहती हैं, इस वजह से भी लोग शहरों की तरफ जाते हैं। गांव में उनको कुछ दिन खेती करके वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती या रोजगार नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति में वो शहरों की तरफ जाते हैं। लोग अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और अधिक पैसा कमाने के लिए भी शुरू से ही लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग को ये लगता है कि गाँव में सुविधाएँ नहीं हैं और वास्तव में वो सारी सुविधाएं गांव में आज भी नहीं है। और अच्छी सुविधाओं के लिए मान लीजिए किसी के पास पैसा भी है लेकिन अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वो शहरों में जाके अपना निवास स्थान बनाते हैं और वहाँ पर जाकर रहते हैं। साथ में ये भी रोजगार की बहुत अधिक संभावना है, बड़ा रोजगार, बड़ी नौकरी तो मिलती है, साथ में रोजगार की बहुत अधिक संभावनाएं हमको शहरी इलाकों में दिखाई पड़ती है, इस वजह से भी लोग शहरों में जाते हैं। अच्छी आय प्राप्त करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त करने के लिए भी लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। शिक्षा की सुविधा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग शुरुआत से ही पढ़ने के लिखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहें, बड़े शहरों में जाते रहें, तो वहाँ पर गांव में उनको 8th क्लास तक की पढ़ाई होती है। आज की तारीख में हो सकता है इंटर कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन बहुत कम गाँव में इंटर कॉलेज वगैरह थे। आज अगर हम देखें गांव से शहर इसलिए भी जाता है कि व्यक्ति यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, यूनिवर्सिटी ज़्यादातर देखा जाए तो शहरों में दिखाई पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में ये भी एक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ श्रेणी की सुविधाएं के साथ साथ हाई लेवल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको शहरों में मिलती हैं, इस वजह से भी लोग शहरों में जाते हैं। साथ साथ मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी अधिक होने के कारण भी लोग शहरों में आकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, महानगरों की तरफ जाते हैं, विश्वनगर की तरफ जाते हैं। इसका कारण है कि वहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। जैसे कोरोना काल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई तो लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ गए, तो यही सब चीज़ें आकर्षित करती हैं लोगों को शहरों की तरफ जाने के लिए। अच्छी संचार सुविधाओं के लिए, वो जो संचार की सुविधाएं गांव में नहीं मिल पाती है, जैसे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आज हालांकि गांव तक पहुंच गई लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी संचार की सुविधाओं के लिए भी लोग शहरों की तरफ जाते हैं। जीवन जीने में गुणवत्ता यानी क्वालिटी लिविंग का जो दृष्टिकोण वर्तमान समय में तेजी से दिखाई पड़ता है, इसके लिए लोग बड़े से बड़े शहरों, अच्छे से अच्छे शहरों, कभी कभी विकसित देशों में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की लाइफ जीने का उनको एक मौका मिलता है। इसके साथ साथ अच्छा यातायात की सुविधाएं, जहाँ पर मेट्रोज़ हैं, दिल्ली में अगर हम बात करते हैं, मुंबई में बात करते हैं, कोलकाता में बात करते हैं, बेंगलोर में बात करते हैं, कई जगह पर हमको अच्छी यातायात की सुविधा रहती है। ये चीज़ें भी उसको आकर्षित करती है नगरी की तरफ जाने के लिए। इसके साथ साथ नगरीकरण के जो सामाजिक प्रभाव हैं उन पर अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम फैमिली की बात करते हैं, खासकर नगरीकरण की प्रक्रिया से समाज में विशेष रूप से परिवारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। परिवारों का जो रूप था गांव में जॉइंट फैमिली का, वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में बना है। न्यूक्लियर फैमिली में चेंजेस होते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें जो फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है वो फैमिली का स्ट्रक्चर न्यूक्लियर फैमिली के रूप में दिखाई पड़ता है। फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस चेंज हो गए हैं, या कहा जाए वो फंक्शंस दूसरी संस्थाएं करने लगी है। ये एलन रॉस और केम कपाड़िया वगैरह ने ये चीज़ देखी कि फैमिली की बहुत सारे फंक्शंस में चेंजेस आता है और चेंज दिखाई पड़ा है, तो ये भी एक सामाजिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट का जो रूप था जिसमें अस्पृश्यता की भावना थी, वो नगरीकरण से धीरे धीरे समाप्त हो गई है। शहरों में इस तरह का, चूँकि लोग एक दूसरे के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते, जाति और जानते भी हैं तो साथ में उनको रहना है, तो ऐसी स्थिति में अस्पृश्यता का अपने आप ही धीरे धीरे अंत हो जाता है। एक तरह से अस्पृश्यता खत्म हो गई नगरीकरण के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ जो जाति के परंपरागत कार्य थे, जो निश्चित कार्य थे, एक निश्चित व्यवसाय था, वो भी धीरे धीरे
जाति व्यवस्था का एक चीज़ खत्म दिखाई दी है, उसमें परिवर्तन दिखाई दिया। जातिगत संस्कृति जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, जो जी.एस. घुरिया साहब ने कई बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत किया था, वो भी जाति की संस्कृति जैसे जाति पंचायतें गांव में दिखाई पड़ती है, वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ दूसरी तरह के दृष्टिकोण दिखाई पड़ते, दूसरी तरह के ग्रुप्स दिखाई पड़ते हैं जो जाति पर बेस्ड नहीं होते हैं। इसके साथ अंतर्जातीय विवाह का दृष्टिकोण जो गांव में नहीं था, पिछड़े क्षेत्रों में नहीं था, वो अंतर्जातीय विवाह का कंसेप्ट नगरीकरण के फलस्वरूप शहरों में दिखाई पड़ा है, अर्थात वहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही हैं। इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिखाई पड़ा है, स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी स्त्रियों की स्थिति, जैसा कि परंपरागत भारतीय समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब नगरीकरण हुआ तो उसमें वुमेन का स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसको अनेक तरह के चीज़ों में, अनेक तरह के कार्यों में उसका डिसीजन मेकिंग के लिए रखा गया है, यानी वो भी अपने निर्णय ले सकती है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशंस की और सोशल मोबिलिटी की, तो वो दृष्टिकोण भी हमको दिखाई पड़ता है। सोशल मोबिलिटी क्या है या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? तो सामाजिक स्थिरीकरण एक श्रेणीबद्ध स्थिति व्यवस्था का नाम है, जिसमें समाज के व्यक्तियों की स्थिति ऊंची या नीची होती है। इस सामाजिक श्रेणी का जो आधार होता है, व्यवसाय, आय, जाति, वर्ग आदि, इन उच्च व निम्न के मध्य सामाजिक जीवन के स्पष्ट असमानता दिखाई पड़ती है। समाज के उच्च और निम्न श्रेणियों का निर्माण, उनके मध्य धन, शक्ति, पद, स्थिति आदि के बंटवारे में असमानता की पद्धति को स्तरीकरण कहते हैं। मतलब जो स्तरीकरण का जो रूप पहले गांव में दिखाई पड़ता था, पिछड़े क्षेत्रों में दिखाई पड़ता था, वो चीज़ चेंज होकर एक नए रूप में आया है। शहरों में जो है ना, उच्च, निम्न और मध्यम के दृष्टिकोणों के आधार पर दिखाई दिया है। वहाँ पर जाति इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर हमको एक तरह से धन भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, धन है इम्पॉर्टेंट, शक्ति इम्पॉर्टेंट होती नहीं है। इस तरह से हम कहें कि नए रूप में जो ऊंची नीची जाति थी, जो प्रजाति का दृष्टिकोण था, वो दृष्टिकोण में बदल के उच्च, मध्य और निम्न रूप में दिखाई पड़ता है। हालांकि शक्ति का वो रूप जो गांव में था, वो दूसरे रूप में शक्ति शहरों में दिखाई पड़ती है। जैसे कोई मंत्री बन गया, किसी के पास बहुत अधिक पैसा है, पुराने पैसे वाला गांव में हो सकता है, लेकिन जो नया दृष्टिकोण हुआ, जो अचीव किया शहरों में, उसको इम्पोर्टेंट माना गया। अर्थात नगरों में स्थिरीकरण का आधार अब वर्तमान समय में केवल वर्ग दिखाई पड़ता है। फैक्ट्री में जो कार्यालय, तरह तरह के जो जॉब्स हैं, जॉब कैटेगरीज हैं, वो नई रूप में दिखाई पड़ी हैं। वो कैटेगरीज इस रूप में दिखाई पड़ी, जैसे मैनेजर, वहाँ पर मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, चीफ मैनेजर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ये सारे चीज़, बाबू हैं, चपरासी हैं, सफाई वाला है, यानी ये एक नए तरह के एक लिस्ट तैयार हुई है। ये चीज़ फैक्ट्री में दिखाई पड़ी है। और उसी तरह से सोशल मोबिलिटी का जो दृष्टिकोण गाँव में नहीं था, क्योंकि जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था में जो जिस तरह का काम के लिए निश्चित था, वो निश्चित कार्य ही कर सकता था, दूसरा काम नहीं कर सकता था। लेकिन उसमें चेंजेस आया है, उसमें बदलाव आया। इसके अलावा एथनिक डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन का जो दृष्टिकोण है, वो भी हमको नगरीकरण से उसमें भी नया रूप दिखाने पड़ा। एथनिक डाइवर्सिटीज हुई है, यानी जो डिफरेंट स्थान के जाति समुदाय के लोग रहे हैं, उनमें आपस में कितनी विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है, लेकिन वो एक स्थान पर रहकर अपने एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनमें एक सामुदायिक एकीकरण का दृष्टिकोण आया है। जैसे हम कह सकते हैं बिहार का आदमी पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता है, तो उसमें कम्युनिटी फीलिंग आई है, वो सामुदायिक भावना आई है और वो एक साथ मिलकर रहते हैं। जबकि एक तरह का अलगाव उसका दृष्टिकोण था, जो कम हुआ है नगरीकरण के फलस्वरूप। इसके साथ साथ शहरों में पड़ोस का एक दृष्टिकोण भी गांव में, हालांकि एक अच्छा पड़ोस दिखाई पड़ता था, जो नगरीय पड़ोस है वो एक नए रूप में आया है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, शहर और बड़े शहर बनते हैं, वैसे वैसे पड़ोस का जो दृष्टिकोण है वो इसमें निगेटिविटी आ जाती है। लोग अपने पड़ोसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसी तरह से जो शहरी राजनीति है वो ग्रामीण राजनीति से भी अलग दिखाई पड़ती है। उसमें वो चीज़ का दृष्टिकोण ही जो कि गाँव में दिखाई पड़ता था, जिसमें कास्ट फैक्टर इम्पॉर्टेंट था, वहाँ पर कास्ट फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। शहरों में वर्क फैक्टर इम्पॉर्टेंट है कि किसी ने क्या अचीव किया है, वो उसके आधार पर बातचीत की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं
समाजशास्त्री आयामों की बात करते हैं अर्बनाइजेशन के, उसमें इमिग्रेंट एक तरह से एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें आगंतुक का दृष्टिकोण, यानी जो हम माइग्रेशन की बात करते हैं उसमें एक ऐसे दृष्टिकोण पे बात करते हैं कि लोग शहरों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, शहरों से जाते बहुत कम हैं। यानी जो एक बार आ गया वो वहीं पर रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शुरुआत में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, धीरे धीरे वो अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अभी कोरोना काल में काफ़ी लोग दूसरे प्रदेशों में जाते थे, वो वापस अब धीरे धीरे अपने स्थानों पर आए हैं। बात अलग है कि कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिनों के पश्चात हो सकता जाएँ, लेकिन एक तरह से शहरों में लोग नौकरी की तलाश में आते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम भी एक ऐसा आयाम है जो नगरीकरण के फलस्वरूप उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। कास्ट के जो फैक्टर जी.एस. घुरिया साहब ने प्रस्तुत किए थे वो फैक्टर्स धीरे धीरे अब उस रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं, एक नए तरह का जाति व्यवस्था दिखाई पड़ती है। उसमें जैसे एक फैक्टर था कि अपनी जाति का व्यवसाय निश्चित है, अब वो व्यवसाय नहीं कर सकता। अब शहरों में कोई भी कोई जाति का व्यक्ति हो कोई भी व्यवसाय कर सकता है। अपनी कास्ट में विवाह करना वो चीज़ भी नहीं, अब भी दूसरी कास्ट में मैरिज कर सकता है। इसके साथ साथ खान पान के जो प्रतिबंध थे वो भी ख़त्म हो गए, यानी कास्ट की बहुत सारी चीज़ों में एक नया ये आयाम है जो जाति व्यवस्था में बदलाव का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ नई नई तरह की ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज डेवलप हुई हैं जो कि को शहरों में ही दिखाई पड़ती हैं। जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी जिसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स है, डॉक्टर गांव में भी है शहरों में भी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की स्पेशलाइजेशंस है। उसमें हमको आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर, तरह तरह के डॉक्टर्स का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। और वो कैटेगरीज इसी तरह से हर कैटेगरी में से यहाँ पर छोटी प्राइमरी पाठशाला के टीचर्स, माध्यमिक के टीचर, मतलब इसी तरह से इसके अलावा भी कंप्यूटर के टीचर्स हैं, तमाम तरह के और अधिक शिक्षा के अनेक तरह की कैटेगरीज के टीचर्स भी दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ फैमिली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दृष्टिकोण भी एक आयाम है, उसका भी डिस्कस किया जा सकता है। उस आयाम से भी नगरीकरण के फलस्वरूप परिवर्तन दिखाई पड़ता था। फैमिली के बहुत सारे कार्यों में बदलाव आया है, फैमिली के बहुत सारे कार्यों में परिवर्तन आया है, ये भी एक फैक्टर है। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट आयाम है। राजनीति का जो दृष्टिकोण जो हज़ारों सालों से चला आ रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, वो नया रूप एक शहरों में दिखाई पड़ता है। वहाँ पर इम्पॉर्टेंट व्यक्ति ने अचीव क्या किया, अपनी मेहनत से उसको बोलना आता है कि नहीं आता है। ऐसा नहीं कि उसके दादाजी नेता थे तो वो भी बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो किसी ने सोचा था, लेकिन नहीं, उन्होंने अचीव किया, उनके अंदर टैलेंट था तो वो बन गए। ये नहीं कि उनके दादाजी थे, जिसने मेहनत करे वो पॉलिटिक्स में ऊपर आ सकता है। इस तरह रिलीजन का जो दृष्टिकोण है, रिलीजन के दृष्टिकोणों में भी शहरी समाज में एक नया रूप देखने में आता है। जिसने पढ़ाई लिखाई करके, वेद का अध्ययन करके जो आगे बढ़ा, जरूरी नहीं कि एक पंडित ही उसमें आ सकता है, गतिविधियों कर सकता है। गांव के क्षेत्रों में मंदिरों में एक पर्टिकुलर धर्म के, पर्टिकुलर जाति के लोगों का प्रवेश था, ये इनका मंदिर है, ये इनका मंदिर, ये इसमें नहीं जा सकते। शहरों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर धार्मिक एक्टिविटीज़ में प्रत्येक जाति संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं वो चीज़। इसके साथ नेबरहुड रिलेशंस जो पड़ोस का दृष्टिकोण है, वो पड़ोस का दृष्टिकोणों में बदलाव दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पड़ोस की जो निकटता है वो कम होने लगती है। इसके साथ साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम्स भी है, स्लम की प्रॉब्लम। जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा है, नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही, नगरों का आकार में वृद्धि हो रही, वैसे वैसे झुग्गी झोपड़ियों या स्लम एरिया का में भी वृद्धि हो रही, जिससे तमाम तरह की समस्याएँ पैदा हो रही हैं। इसके साथ साथ मकान की एक प्रॉब्लम है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स। बड़े से बड़े शहरों में लोग के पास जॉब है, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छा मकान नहीं जिसमें रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो कि एक मकान प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का अगर हम जिक्र करते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के का जो प्रभाव है जो नगरीकरण के कारण दिखाई पड़ता है, ये एक वर्तमान समय में अध्ययन का दृष्टिकोण है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप नगरीकरण का एक रूप नए रूप में आया है कि
उसका प्रभाव पड़ा है कि अमेरिका में कैसे नगरीकरण हुआ, अफ्रीका में कैसे नगरीकरण का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, यानी दूसरे विकसित देशों में उसका प्रभाव प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में पड़ता है। इसके अलावा मनुष्य का स्वभाव में नगरीकरण के फलस्वरूप धीरे धीरे मशीनीकृत होता जा रहा है। किसी के पास, किसी के दोस्त के पास बैठकर बात करने के लिए समय नहीं दिखाई पड़ता है। वर्गीय चेतना का विकास दिखाई पड़ा है, महिलाओं के कामकाजी होना दिखाई पड़ा है, नगरीय संस्कृति का विकास हुआ है। नई प्रवृत्तियों में लोग के जो एक तरह से रिफरेंस ग्रुप हैं वो अभिनेता, एक्टर हैं। इसके साथ साथ नई चीज़ों को प्रचार करते हैं, वो जो चीज़ वो कहते हैं लोग उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, उस चीज़ को पाना चाहते हैं। इसके अलावा आधुनिक संचार के साधनों का उपयोग अत्यधिक किया जा रहा है। ओपन सोसाइटी जिसमें खुलापन है, कोई भी किसी तरह भी आगे नया कुछ सोच सकता है, नया। इसके साथ साथ आज हम नई तरह का सेंसेशन पैदा करने की बात करते हैं, उस नए तरह का सेंसेशन पैदा करके कुछ प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो नया तरह का सेंसेशन है, जो टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ना अनेक तरीक़ों से इस सेंसेशन को पैदा किया जाता है। आज